नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के कौन से ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट लेके आया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लियर। तो सभी लोगों से निवेदन है यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ सभी को शेयर भी करें। तो चलो शुरू करते हैं हम एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 11th पार्ट। तो यहाँ आपके लिए मैंने पिछले लेक्चर में कल आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्वेश्चन कौन सा था, आप लोग इसको देखो और समझो और इसका जो है आंसर देने की कोशिश करो। सोलो इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ, सोलो एक पॉपुलर वेराइटी है, क्लियर। या हिंदी में बोले तो सोलो एक लोकप्रिय किस्म है, किसकी है, जैक फ्रूट या कटहल, दूसरा पपाया, तीसरा मैंगो और फोर्थ है आपका लीची। तो आप लोगों ने कल ही इसका आंसर दे दिया था मुझे, क्लियर। तो कौन सा आंसर था इसका, पपाया या पपीता। तो ये चीज को हम देखते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था वो था पपाया या पपीता, ये वाला आपका सही आंसर था। हाँ पाटीदार जी हाय, आपको भी हाय। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट टाइप जो चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ थोड़ा आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो होता है, सबसे पहला आंसर आपका है कटहल, जिसको जैक फ्रूट कहा जाता है। कटहल आप सभी ने देखा होगा भैया, कटहल सबसे बड़ा फल होता है, ये ध्यान रखना। फलों में सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो वो है कटहल, क्लियर। कटहल जो होता है इसको कहा जाता है, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है आल्टोकार्पस हेटेरोफिलस। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, आल्टोकार्पस हेटेरोफिलस। ये इसका क्या है, तो ये इसका जो होता है वानस्पतिक नाम होता है, क्लियर। दूसरा अगर इसके कुल की बात करो तो ये जो होता है ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है, मोरेसी फैमिली। मोरेसी फैमिली आप सब जानते हो, क्लियर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्लियर। मोरस एल्बा मीन्स शहतूत, क्लियर। वो मोरेसी फैमिली में शहतूत भी आता है, कटहल भी इसी में आता है। इसकी कुछ वेराइटीज है, वो वेराइटीज के बारे में ध्यान रखना। तो एक जो होता है इसकी वेराइटी है गोल्डन पिलो, क्लियर। पिलो मीन्स तकिया, क्लियर। तो इसकी एक वेराइटी होती है गोल्डन पिलो, एक होती है गोल्डन नगेट। कौन सी एक वेराइटी है, गोल्डन नगेट, क्लियर। गोल्डन नगेट भी इसकी वैरायटी होती है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा चीना भी होता है, चीना भी इसकी क्या है, एक वैरायटी है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो इसकी कोचीन करके भी एक किस्म होती है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा ब्लैक गोल्ड भी इसकी एक किस्म होती है। तो जनरली ये गोल्डन पिलो जो होता है और गोल्डन नगेट जो होता है, ये किस्में पूछी जाती है। ये दोनों किसकी किस्में हैं, तो ये दोनों की दोनों जो किस्में हैं वो है कटहल या जैक फ्रूट की, क्लियर। जिसको तो कटहल का जो वानस्पतिक नाम ध्यान रखना, आल्टोकार्पस हेटेरोफिलस मोरेसी फैमिली के अंदर आता है, जिसको मलबेरी फैमिली भी आप कह सकते हो, क्लियर। इसकी जो वेराइटीज है वो ध्यान रखना। एक तो जैसे गोल्डन पिलो ये ज्यादा करके पूछा आता है, और एक आप देखना गोल्डन नगेट, क्लियर। इसके अलावा ब्लैक गोल्ड भी इसकी वैरायटी होती है, एक चीना भी होती है। इसके अलावा इसका अगर कोचीन करके भी इसकी एक वैरायटी होती है। साथ ही साथ एक जो इसकी वैरायटी होती है रेड बर्टलेट, एक इसकी रेड बर्टलेट करके भी किस्म होती है। तो ये कुछ किस्में होती, वैरायटीज होती है किसकी, जैक फ्रूट की। ये चीज ध्यान रखना। फलों में सबसे बड़ा फल आपका कौन सा होता है, वो जैक फ्रूट होता है। दूसरा आपका जो आंसर है पपाया, जिसका वानस्पतिक नाम आप सभी लोगों को पता होगा, क्लियर। तो वानस्पतिक नाम आप लोग अगर चैट सेक्शन में लिख के बताओ तो ज्यादा बेटर है। बताओ भैया, पपाया का बॉटनिकल नेम, पपीता का वानस्पतिक नाम क्या होता है, केरी का पपाया, क्लियर। कैरी का पपाया क्या है, इसका वनस्पतिक नाम
होता है। क्लियर। साथ ही साथ इसका अगर हम देखते हैं तो जो कुल होता है वो कौन सा है, तो वो है कैरिकेसी। कौन सा कुल होता है इसका, कैरिकेसी फैमिली के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। पेट के लिए मतलब ये इसके सेवन से भोजन जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। क्लियर। भोजन पाचन में सहायता करता है, इससे आप सभी को मालूम है। क्लियर। एक पदार्थ बनता है पेपेन। क्लियर। ये पेपेन भी जो होता है पेट संबंधित बीमारियों के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ पेपेन का उपयोग होता है चमड़े को पकाने में भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये पेपेन पपीता से प्राप्त होता है, ये चीज को ध्यान रखना। पपीता जो होता है इसका जो वनस्पतिक प्रसारण होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। बीज के द्वारा ही इसका क्या होगा, वानस्पतिक प्रसारण होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मेथड होती है पपाया में किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। बीज के अलावा दूसरी विधि का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, आजकल जो है माइक्रो प्रोपोगेशन का उपयोग इसमें किया जा रहा है, जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है जिसमें कि क्या करते हैं, जो मेरिस्टेम सेल होती है, क्लियर, उससे जो डिसीज फ्री प्लांट है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा। लेकिन जनरली अभी भी सबसे ज्यादा इसका जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। सीड प्रोपोगेशन का ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है किसमें, पपीता में। इस चीज को ध्यान रखना। कटहल में भी जनरली जो है बीज द्वारा ही वानस्पतिक प्रसारण होता है। अब पपीता की हमने केरी का पपाया, कैरिकेसी फैमिली के अंदर आता है। इसकी कुछ वेराइटीज और भी ध्यान रखना जो पूछी जाती है। तो एक वेराइटी इसकी जो होती है वो है हनी ड्यू। क्लियर। हनी ड्यू। क्लियर। ये ध्यान रखना, हनी ड्यू मतलब शहद जैसी। क्लियर। बहुत मीठी होती है, ये चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा एक वेराइटी इसकी होती है पूसा नन्हा। ये मेन वेराइटी बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी वेराइटी होती है, आपको काफी कुछ याद भी होगी। पूसा नन्ना ध्यान रखना भैया, ये जो है ये सघन पौध रोपण। क्लियर। मीन्स हायर डेंसिटी प्लांट। क्लियर। या हायर डेंसिटी प्लांट मतलब अगर आपको ज्यादा सघन रूप से अगर किसको लगाना है, पपीता को लगाना है, तो पूसा नन्ना एक जो किस्म होती है इसकी, ये बहुत पास आप लगा सकते हो। कितने पास, तो इसके लिए जो स्पेसिंग होता है वो 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ये चीज ध्यान रखना। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1.25 और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 1.25 रखी जाती है। बाकी जितना भी पपीता है, पपाया के लिए जनरली जो डिस्टेंस होता है वो 1.8 से 2 इंटू 1.8 से 2 मीटर ये डिस्टेंस होती है। लेकिन जो पूसा नन्ना है ये किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट किस्म है, बेस्ट वेराइटी होती है। क्लियर। इसमें 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई से ही फल लगना शुरू हो जाता है। तो अगर मान लो आपके घर के सामने खाली जगह है, वहां आप 2-4 पौधे लगाना चाहते हो, किचन गार्डनिंग में यूज करना चाहते हो, तो पूसा नन्ना जो है किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट वेराइटी होती है। साथ ही साथ सघन पौधरोपण में भी इसका उपयोग किया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्लियर। सघन रोपण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, कच्चे फलों पर क्या करते हैं, चीरा लगाकर जो दूध निकलता है उसको सुखाकर क्या बनाया जाता है, पेपेन बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, सही आंसर है। एक पौधे से लगभग आपको 250 से 300 ग्राम पेपेन मिलता है, एक पौधे से, एक फल से नहीं, एक पौधे से। फिर पपीता की और भी कुछ वेराइटीज होती है, जैसे पूसा नन्ना है। क्लियर। आपने हनी ड्यू पढ़ा है। इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो पपीता की कुछ किस्में और है, जैसे एक इसकी किस्म है महाबिंदु। क्लियर। क्या है, महाबिंदु। ये भी ध्यान रखना भैया। एक पूसा जाइंट है। क्लियर। कोरगा हनी ड्यू है। क्लियर। आपका महाबिंदु है, पूसा ज्वाइंट है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्ना है। क्लियर। ये सब किसकी किस्में होती है, तो सबकी सब पपाया की किस्में होती है। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, पपीता के पौधे की बात करें हम, तो पपीता का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, पपीता का पौधा होता है डायोसियस। डायोसियस प्लांट किसको बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। डायोसियस पौधा, डायोसियस पौधा किसमें होता है, तो ये पपाया के अंदर आपको मिलेगा। डायोसियस किसको कहा जाता है, मीन्स
पपीता के पौधे में जो सामान्य किस्में होती है, अब तो खैर आपका हर्माफ्रोडाइट जो वेराइटीज है वो आ गई है, क्लियर, लेकिन सामान्य रूप से जनरली जो पपाया के अंदर होती है वो नर पौधा अलग रहेगा, मादा पौधा अलग रहेगा। मतलब ऐसा पौधा जिसमें नर फूल रहेंगे वो अलग मिलता है और मादा फूल वाला पौधा अलग होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में अगर बोले तो डायोसियस को कहा जाएगा एक लिंगाश्रयी। क्लियर, ये ध्यान रखना, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस प्लांट, ये आपका पपीता का प्लांट होता है। क्लियर, मतलब नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग, इस चीज को ध्यान रखना सामान्य रूप से। लेकिन अब कुछ ऐसी भी वैरायटीज आ गई है जिनमें कि आपको एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प मिलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसको डायोसियस प्लांट ही माना जाता है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर मान लो पपीता का बगीचा अगर आपको लगाना है और आपकी डायोसियस वैरायटी अगर आपने लगाई है तो वहां आपको क्या करना है, 10% अलग से क्या करना है, नर पौधे लगाना है। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। क्लियर, मतलब जो नर और मादा का अनुपात होता है 1:10, मीन्स अगर एक पौधा नर का है तो उस पे 10 पौधे मादा के आपको लगाना है। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये पपाया के बारे में आपने देखा था। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है मैंगो। क्लियर, तो मैंगो आप सभी जानते हो भैया, इसको, ये भारत का राष्ट्रीय फल है। क्लियर, नेशनल फ्रूट है। मैंगो को बाथरूम फल भी कहा जाता है और फलों का राजा भी कहा जाता है। तो ये फलों का राजा भी है, इसको बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि भैया आप सभी ने देखा है मैंगो आम खाने के बाद आपके हाथ चिपचिपे होते हैं और चिपचिपा होने के बाद में आपको बेसिन या बाथरूम में जाके क्या करने पड़ते हैं, आपके हाथ धोने पड़ते हैं, नहीं तो आपके हाथ में वो अजीब सा चिपचिपापन लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए इसको जो है बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। और नेशनल फ्रूट तो है, ये राष्ट्रीय फल है भारत का, इस चीज को ध्यान रखना। और फलों का जो राजा है वो भी क्या है, वो आपका आम होता है। फलों की रानी क्या है, वो लीची है। लीची के अलावा कभी कभी जो है वो मैंगो स्टीन भी लिखा हुआ होता है, तो मैंगो स्टीन को भी फलों की रानी कहते हैं, लीची को भी फलों की रानी कहते हैं। लीची ऑप्शन हो तो लीची लगाओ, मैंगो स्टीन अगर है तो मैंगो स्टीन को लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, आम जो होता है ध्यान रखना भैया, वैसे तो इसमें बहुत सारी किस्में होती है लेकिन कुछ वेराइटीज जो है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले इसका वानस्पतिक नाम तो सबको पता होना चाहिए भैया। क्लियर, तो क्या है इसका नाम, मैंजीफेरा इंडिका, ये सबको पता होगा। मैंजीफेरा इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। और फैमिली भी सबको पता होगा, एनाकार्डिएसी। क्लियर, एनाकार्डिएसी क्या होती है, इसकी फैमिली होती है। तो ये आप लोगों को जनरली पता होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो वैसे तो आपको काफी कुछ वैरायटीज याद होगी, लेकिन कुछ वैरायटीज जो है उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। क्लियर, तो यहाँ पर एक होती है इसकी वैरायटी अल्फांजो। कौन सी वैरायटी, अल्फांजो। ये ध्यान रखना भैया, ये अल्फांजो वैरायटी है, ये भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली किस्म है। आया ना समझ में, भारत से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाली जो वैरायटी है आम की वो है अल्फांजो। और अल्फांजो का उपयोग सबसे ज्यादा आप जो डिब्बा बंदी में किया जाता है। कैनिंग के लिए अल्फांजो का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ ही साथ अल्फांजो जो किस्म है वो भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली आम की किस्म है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नामक एक दैहिक विकार होता है जिसको इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अल्फांजो है तो सही, क्लियर, भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली, साथ ही साथ कैनिंग में सबसे ज्यादा उपयोग होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, स्पॉन्जी टिश्यू, मतलब इसमें अंदर जो होता है स्पंज जैसा बन जाता है, रस कम हो जाता है। तो आप अगर खाओगे तो आपको बिल्कुल वो आम रस कम लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, स्पंज जैसा लगेगा। तो ये इसका एक दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अल्फांजो के बारे में ध्यान रखना भैया, जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र है, क्लियर, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो क्षेत्र है, इस रत्नागिरी क्षेत्र को अल्फांजो वैरायटी के लिए जो है वो जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग। ये अभी 2 साल पहले ही दिया गया है आम की अल्फांजो वैरायटी को। तो ये चीज ध्यान रखना। जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मीन्स किसी भी चीज को उस लोकल
उस स्थान को उस वस्तु के नाम से जब जानने लगते हैं लोग, क्लियर, तब उसको क्या करती सरकार, वहां का जीआई टैग दे देती है। जैसे आप अगर चाय की बात करते हो तो चाय जैसे ही वर्ड आता है तो आप फट से आपका जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहां पहुंच जाते हो। आपके सबके मुंह पे आता है कि दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय, तो आप दार्जिलिंग को किस नाम से जानते हो, वहां की चाय के नाम से जानते हो, तो वहां क्या है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे ही अगर कड़कनाथ की बात होती है तो कड़कनाथ के लिए आप सभी को पता है भैया, जो झाबुआ और अलीराजपुर जो जिले हैं इनको कड़कनाथ नस्ल के लिए क्या मिल गया है, जीआई टैग, मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब जैसे ही पूरे भारत में या कहीं पर भी अगर कड़कनाथ की बात होगी तो फट से व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, तो सीधा वो पहुंच जाता है किस पर, झाबुआ और धार और अलीराजपुर पर पहुंच जाता है। तो ये जो रत्नागिरी या अल्फांसो जो वेराइटी है, अल्फांसो जो वेराइटी है ये महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है, तो रत्नागिरी ध्यान रखना भैया, महाराष्ट्र को जो रत्नागिरी क्षेत्र है उसके लिए अल्फांसो को जीआई टैग मिला हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें एक समस्या स्पॉन्जी उत्तक, तो ये पूछा जाता है अधिकतर, तो अल्फांसो के बारे में ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट एक किस्म जो होती है जिसका नाम है सिंधु। आप में से कई लोगों ने इसको सुन रखा होगा, क्लियर, सिंधु, क्लियर। तो ये जो होती है गुठली रहित क्या है, किस्म है, गुठली रहित किस्म, क्लियर। ये आम की गुठली रहित किस्म होती है, मीन्स सीडलेस। इसमें ऐसा नहीं है कि बीज नहीं होता है, बीज तो होता है लेकिन बहुत छोटा है, बारीक पतला हो जाता है, क्लियर। तो इसी को कहा जाता है सीडलेस वैरायटी, सिंधु। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है भैया, जो सिंधु किस्म होती है वो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाई गई है। कब बनाई गई है, ये 1992 में। और कहां पर बनाई गई है, तो ये जो कोंकण कृषि विद्यापीठ है महाराष्ट्र दापोली में, वहां से ये किस्म विकसित की गई है। तो ये ध्यान रखना भैया, ये 1998 में विकसित की गई है। कहां से, तो कोंकण कृषि विद्यापीठ, ये ध्यान रखना। कहां पर है ये दापोली। दापोली कहां पर है, महाराष्ट्र में, क्लियर। यहां से ये किस्म विकसित की गई है और किसके क्रॉस से विकसित की गई है ये भी ध्यान रखना भैया, ये पूछा जाता है, क्लियर। तो किसके क्रॉस से विकसित की गई है ये, तो ये रत्ना और अल्फांसो किसके क्रॉस से है, रत्ना इंटू अल्फांसो। क्लियर, इन दोनों के क्रॉस से ये सिंधु वैरायटी तैयार की गई है, जो कि कैसी होती है, तो सीडलेस होती है। सीडलेस मतलब इसमें कि बीज बहुत छोटा या बारीक होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो आम में जो ये सीडलेस वैरायटी है, क्लियर, या फिर अंगूर के अंदर जो बीज होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, उसको भी आप सीडलेस ही मानते हो। तो यहां पर को किसके कारण ये होता है, तो स्टेनोस्पर्मेटोकार्पी, क्लियर, क्या होता है, स्टेनोस्पर्मेटोकार्पी। ये ध्यान रखना। अब आप में से कई लोगों ने पार्थेनोकार्पी का नाम सुना होगा। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, बीज रहित फल प्राप्त करना, क्लियर। मतलब जो फल बीज रहित होता है उसी को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी फल। और ये किससे प्राप्त होता है, तो जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, मतलब बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो ऐसे फल में बीज नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये जो पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ में अगर देखो तो वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाया जाता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाया जाता है, जैसे केले के अंदर। तो केले के अंदर अगर आपको पूछे कि भैया बीज क्यों नहीं बनता, तो बीज क्यों नहीं बनता, क्योंकि केले में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, क्लियर। वहां निषेचन की जरूरत नहीं है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। तो इसको कहा जाता है वानस्पतिक अनिषेक फलन, या आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, है ना समझ में। लेकिन यहां पर जो है, जैसे आप आम की बात कर रहे हो, आम की जो सिंधु किस्म है, क्लियर। और दूसरा अगर हम बात करते हैं अंगूर की,
तो इनमें भी पार्थेनोकार्पी का गुण होता है, लेकिन कैसा पार्थेनोकार्पी का गुण होता है, तो ये इसमें वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी नहीं होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी नहीं होता है। तो क्या होता है, इनमें निषेचन तो होता है, लेकिन निषेचन होने के बाद में जो भ्रूण है, भ्रूण मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, गुठली, क्लियर, उसका विकास बहुत कम होता है, और कम होने के साथ साथ कुछ थोड़ा बड़ा होने के बाद उसका विकास वहीं रुक जाता है, स्टंट हो जाता है। आया ना समझ में, स्टंट मतलब रुकना। तो यहां पर जो पाई जाती है उसको कहा जाता है स्टेनोस्पर्मेटोकार्पी। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो केले में जो पाया जाता है वो है वानस्पतिक अनिषेक फलन या वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ये उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ निषेचन की जरूरत नहीं है, बिना निषेचन के ही केला बन जाता है, क्लियर, ये उसका जेनेटिकली प्रॉपर्टी होता है। तो ये अलग चीज है। दूसरा यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं स्टेनोस्पर्मेटोकार्पी, इनमें निषेचन तो होगा, पोलिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्पर्म का विकास होना चाहिए, क्लियर, मतलब बीजाणु का जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाता, और कुछ थोड़ा विकास होने के बाद में ये क्या हो जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। तो इसको कहा जाता है स्टेनोस्पर्मेटोकार्पी। तो इसके कारण ये आप यहां पर क्या देख रहे हो, तो रत्ना अल्फांसो, ध्यान रखना, सिंधु, क्लियर, और 1998 में ये कोंकण कृषि विद्यापीठ जो दापोली महाराष्ट्र से क्या है, ये विकसित की गई है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये रत्ना का भी, ये का सिंधु वैरायटी का, इसके बारे में भी आप क्या करना, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ वैरायटीज और है आम की। देखो आम के अंदर जो है बहुभ्रूणिता पाई जाती है, तो आप ध्यान रखना भैया, आम, क्लियर, जामुन, फिर आपका नींबू, इनके अंदर अगर आप जनरली देखोगे तो एक ही भ्रूण से, एक ही जो इसके अंदर जो बीज होता है उसमें कई भ्रूण होते हैं, और एक अगर आप बीज लगाते हो तो उसमें क्या है, 2, 3, 4 जो पौधे निकल आते हैं, बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं। तो इसी को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणिता। तो इनके अंदर जनरली पाई जाती है। आम के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल वैरायटी है जो पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है। तो आगे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, जब हम आम की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज की बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कौन कौन सी आम के अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज होती है, क्लियर। तो ये जो है, फिर लीची, तो लीची को भी ध्यान रखना भैया, इसको फलों की रानी कहा जाता है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, वो लीची को ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन में नहीं देता, और क्या दे देता है, उसकी जगह दे देता है मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन भी ये आम से मिलता जुलता ही फल है, वैसे ही गुठली भी इसमें होती, टेस्ट भी लगभग वैसा ही होता है। मैंगोस्टीन फल, उसको भी फलों की रानी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना। अब जो लीची है, लीची का जो वनस्पतिक नाम है वो आपको सबको पता होना चाहिए भैया। बिहार में सबसे ज्यादा होता है लीची, आपको पता है। वहां आप देखो तो जो नीतीश कुमार है, जहां पर रेसिडेंस है उनका, वहां पर बहुत सारे लीची के पेड़ लगे हुए हैं, क्लियर। तो लीची का जो है वो वनस्पतिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस, कहीं कहीं पर ये साइनेंसिस भी लिखा होगा, लीची चाइनेंसिस ये ध्यान रखना। तो ये लीची का क्या होता है, वनस्पतिक नाम होता है। दूसरा ध्यान रखना, इसको इसका जो फैमिली होता है वो सेपिंडेंसी फैमिली होता है। कौन सा फैमिली होता है, सेपिंडेंसी फैमिली, क्लियर, ये होता है लीची का फैमिली। तो ये ध्यान रखना, लीची चाइनेंसिस या साइनेंसिस भी लिखा होगा, और सेपिंडेंसी क्या है, इसका फैमिली होता है, ध्यान रखना। लीची के बारे में भी कुछ किस्में हैं, तो एक मुजफ्फरपुर है, एक देहरादून है, ये ध्यान रखना भैया। इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, मुजफ्फरपुर, देहरादून, क्लियर ये इसकी जनरली किस्में होती है, क्लियर। और भी काफी कुछ किस्में होती है, जैसे कलकतिया भी एक किस्म इसकी होती है, वो चीज को ध्यान रखना भैया, कलकतिया, क्लियर। तो ये सब किसकी है, ये लीची की किस्में होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना। हम लोगों ने इसमें कुछ बॉटनिकल नेम, फैमिलीज और कुछ वेराइटीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मैंगो के बारे में, पपाया के बारे में, अगर मान लो और भी अगर कुछ स्पेशल आता है, आगे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहां मैं इनकी वेराइटी को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्लियर। अभी आप लोग जितना मैंने बताया उसको क्या करो, आप रिवाइज करो। नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है,
द इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। क्लियर? शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। तो आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करो भैया। क्लियर? शहद और, अरे आपस में बातें मत करो महाराज, आप लोग तो बिल्कुल जो है ना ऐसे जैसे कि लठ लेके बॉर्डर पे खड़े हो गए, बंदूकें तान दी। थोड़ा शर्म करो, यहाँ लोग पढ़ रहे हो, आप लोग क्यों आपस में बात कर रहे हो? आप लोगों को इधर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना भैया, ये आपका जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें क्या है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है साक्ष्य जी, सोनू इसके जी, क्लियर, ए वाला आंसर। फिर रितेश चौहान जी ए वाला, अभिनय पाटीदार जी बी वाला, क्लियर। सर इसमें आंसर नहीं है, सौरभ तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर इसमें आंसर नहीं है। तो आप में से कई लोगों ने बोला है ए वाला आंसर, तो भैया बिल्कुल आपका जो ए वाला आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर? जिसने भी ए वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखना भैया, यहाँ पर शहद और बागवानी, क्लियर, मीन्स हनी एंड हॉर्टिकल्चर, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए 1991 से 2003 तक गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया गया था। क्लियर? समझ में आया ना, कब से कब तक चलाया गया था? तो ये चीज ध्यान रखना, ये गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये शहद और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 1991 से 2000 ये गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया गया है। क्लियर? जिसको स्वर्णिम क्रांति या स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो है इसके जो फादर है, गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर है वो है निरपाख तुतेजा। क्या है? निरपाख तुतेजा। ये चीज ध्यान रखना भैया, ये गोल्डन रेवोल्यूशन के इनको फादर कहा जाता है। और इसमें दोनों चीजों को लिया गया था, शहद प्रोडक्शन को भी बढ़ाना और साथ ही साथ बागवानी को भी बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि भैया जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे लगभग 80 से 90% क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण की क्रिया होती है। तो अगर मान लो आप किसी भी फल के बागान में, क्लियर, मीन्स किसी भी बागवानी फसल के अंदर, मीन्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर क्या करोगे, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ अगर क्या करोगे, मधुमक्खी पालन करोगे, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, क्लियर, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि पॉलिनेशन बढ़ जाएगा तो पॉलिनेशन बढ़ने से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को साथ साथ लेकर क्या किया गया था, हाँ, गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति का जो ये आगाज किया गया था। और ये कब से कब तक, 1991 से 2003 तक चलाई गई थी। और इनके जो जनक है, फादर है गोल्डन रेवोल्यूशन के, वो है निरपाख तुतेजा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखो भैया। क्लियर? तो ये मैंने आपको आंसर बताया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस करते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप जान चुके हो, इसका जो आंसर है, आंसर क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के बारे में काफी कुछ आप लोग जानते हो। हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो किससे है, वो है अनाज उत्पादन से। क्लियर? अनाज उत्पादन, क्लियर, मीन्स सीरियल प्रोडक्शन, अनाज उत्पादन। और अनाज उत्पादन में मुख्य जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है, तो वो है गेहूं और धान। ये दोनों का ध्यान रखना, अनाज उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। क्लियर? और अनाज उत्पादन, गेहूं और धान मुख्य रूप से। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। फिर दूसरा ये भी ध्यान रखना भैया, हरित क्रांति के जो जनक हैं, क्लियर, तो अगर आपको इंडिया और कुछ नहीं बोले तो सीधा बोल दे क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक हैं, तो वो आप सभी जानते हो कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्लियर? आप में से कई लोग जानते हैं। क्लियर? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। दूसरा,
अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ ले तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसमें? इंडिया में, भारत में। दूसरा ये ध्यान रखना कि भैया वर्ल्ड वाइड जो हरित क्रांति शुरू हुई है पूरे विश्व में, वो 1955 से 60 के बीच में शुरू हुई है। लेकिन अगर ये किसमें, ये विश्व में, क्लियर? लेकिन 1960 के दशक में। भारत में अगर बात करो तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में। ये कहां पर? भारत में। क्लियर? और आप सभी को मालूम है कि हरित क्रांति की शुरुआत में भारत में कुछ किस्में लाई गई थी जो ड्वार्फ वैरायटी थी। क्लियर? मैक्सिको, अमेरिका से लाए थे। क्लियर? तो उन किस्मों का नाम याद रखना भैया। कौन सी किस्में लाए थे हम जो ड्वार्फ वैरायटी थी वीट की? तो वो थी लर्मा, रोजो और सोनारा 64। इन किस्मों को लाए थे और इन किस्मों को लाकर हमने क्या किया था, ये तो बोनी किस्म थी ड्वार्फ। हमारे यहाँ इनको क्या किया, जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड है, वहां पर 1963 में 1963 में लाए थे इन वेराइटीज को। क्लियर? और 1963 में लाने के बाद में क्या किया, इन वेराइटीज को वहां पर क्या किया लगाकर देखा और इनमें जो भी इंप्रूवमेंट करने थे वो सब किए। और 1-2 साल तक इसमें यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स है, क्लियर, उनका उपयोग करके नई जो वैरायटी विकसित की जो कि सेमी ड्वार्फ थी। पूरी ड्वार्फ नहीं थी, कैसी थी? सेमी ड्वार्फ, अर्धबोनी किस्में। वो अर्धबोनी किस्में कौन सी विकसित की? तो वो थी आपकी सोनालिका और कल्याण सोना। क्लियर? ये किस्में विकसित की और इनको सबसे पहले 1965 में पंजाब और हरियाणा में किसानों को दिया, उन्होंने लगाया और लगाने के बाद इनका उत्पादन अधिक मिला। यहां से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर? ध्यान रखना, हरित क्रांति शब्द के बारे में अगर पूछे तो ये जो टर्म या शब्द दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है विलियम गॉड के द्वारा। किसने दिया है? विलियम गॉड। क्लियर? विलियम गॉड ने ये टर्म दी है, ये जो हरित क्रांति वर्ड है ये 1968 में दी है, 1968 में दी है। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। ये काफी कुछ चीजें आप अगर देखते हो तो ये हरित क्रांति से रिलेटेड यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा हुआ है, इसमें से ये सब चीजें पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट आपका आता है ब्लू क्रांति या नीली क्रांति। तो ब्लू रेवोल्यूशन का भी ध्यान रखना भैया। ये जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मछली पालन। क्लियर? मछली और जो समुद्र, समुद्रीय जीव पालन। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना। मछली भी है और साथ ही साथ जो मैरीन जीव होते हैं, समुद्र के अंदर जो जीव पाए जाते हैं जिनको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उन सभी का पालन किसके अंदर करते हैं? और उन सभी का जो उत्पादन है उसका आपका उससे रिलेटेड जो क्रांति है वो है नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में ध्यान रखना भैया, ये पूछा आता है। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखना भैया, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1985 से 1990 के बीच में। कब शुरू किया गया था? तो 7th जो 5th ईयर प्लान था उसमें शुरू किया गया था 1985 से 1990 के बीच में। क्लियर? ये आपका नीली क्रांति ये इस सन से लगा के इस सन तक ये टारगेट किया गया था, इसमें चलाई गई थी। इस चीज को ध्यान रखना। और फिश फार्मिंग को बढ़ाना इसका क्या था? मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य इसका था मछली पालन को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो है पीली क्रांति। क्लियर? पीली क्रांति को कभी कभी जो है वो क्या करता है, वो पीत क्रांति भी बोल देता है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीत क्रांति क्या है। तो पीत क्रांति और पीली क्रांति एक ही होता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। येलो रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन में ध्यान रखना इसका जो पीत क्रांति जो मुख्य रूप से है वो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन।
क्लियर, तिलहन उत्पादन मीन्स ऑयल सीड प्रोडक्शन, क्लियर, मतलब तिलहन फसलों को बढ़ावा देना, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो आपका पीली क्रांति, दूसरा चीज एक बात ध्यान रखना भैया, विश्व में सबसे ज्यादा जो खाद्य तेल है एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला तेल, जो खाने में उपयोग होते हैं। एक खनिज तेल भी होता है मिनरल ऑयल, क्लियर, आपका खनिज से प्राप्त होने वाला, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, क्लियर, केरोसिन है, ये सब क्या होते हैं, ये खनिज तेल होते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर जो पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से ऑयल सीड क्रॉप प्रोडक्शन से इसका रिलेशन है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना कि विश्व में सबसे ज्यादा जो खाद्य तेल का उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है, तो वो है कनाडा, क्लियर, कनाडा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाद्य तेल क्या करता है, उत्पादन करता है। ये चीज ध्यान रखना भैया, निहाल वर्मा जी ने बिल्कुल सही बताया, कनाडा, क्लियर। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर खाद्य तेल का उत्पादन कनाडा में ही होता है। दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर आपको खनिज तेल की बात कर ले, पेट्रोलियम पदार्थों की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करता है वो कौन सा कंट्री है, आप बताओ मुझे चैट सेक्शन में। विश्व में सबसे ज्यादा जो मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, मीन्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ, कौन सा कंट्री करता है, क्लियर, कौन सी कंट्री फर्स्ट है, आप बताओ मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ। बताओ कौन सा देश सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करता है, मतलब किस देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है अभी एट प्रेजेंट, वर्तमान में, क्लियर। हाँ, सौरभ तिवारी जी बोल दिए, बोले सर इराक। और कोई जो इसका आंसर दे दे। जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका जीके अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बता दोगे। हाँ, अभिनय पाटीदार जी बोले सर सऊदी अरब। बताओ आप लोगों को, आप लोग पेट्रोल तो यूज करते हो ना गाड़ी में, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम पदार्थ जो प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है वो कौन सी है, तो वो कंट्री कौन सी है। आप सभी लोगों का आंसर गलत है भैया, रशिया। रूस जो है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादक देश है वर्तमान में आज, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थ का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, रूस में, रशिया में, क्लियर। और एक बात और ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी जो कंट्री है, सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, वो रूस ही है, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, इजराइल कहाँ पहुंच गए भैया, कृष्णपाल राजपूत जी, इजराइल मत जाओ, अभी यही रहो, बेंजामिन नेतन्याहू मारेगा उधर, क्लियर। हाँ, हम तो रूस आंसर दिए है व्लादिमीर पुतिन, क्लियर, वहां के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति जो है वो है व्लादिमीर पुतिन, ये पता होना चाहिए। तो ये रेवोल्यूशंस होती है, ध्यान रखना भैया। सबसे ज्यादा जो मिनरल ऑयल या खनिज तेल का, जो पेट्रोलियम ऑयल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री वो है रशिया, रूस, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ बहुत सही। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो येलो रेवोल्यूशन के जो फादर है वो कौन है, वो है सैम पित्रोदा, क्लियर। ये क्या है, तो ये है जो पीली क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन है, उसके क्या है, फादर है, इस चीज को ध्यान रखना। तो पीली क्रांति से आपको तिलहन उत्पादन, ये आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है। और विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य तेल मीन्स एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन है, वो है कनाडा, क्लियर। और सैम पित्रोदा ये पीली क्रांति के क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके अलावा मैं कुछ और क्रांतियों के नाम आपको बताऊंगा, आप चाहो तो नोट कर लेना, क्लियर। मैं बताते जाऊंगा आपको, आप चाहो तो उसको नोट कर लेना, क्लियर। ये जो ऑप्शन है इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्रांतियों के नाम बताऊंगा, जैसे लाल क्रांति जिसको रेड रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्लियर, मीन्स लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का ध्यान रखना भैया, लाल क्रांति का जो संबंध है ये किससे है, तो ये है टमाटर और मांस, क्लियर, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंध है लाल क्रांति का, रेड रेवोल्यूशन, टोमेटो प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। फिर एक और जो क्रांति आती है वो है एवरग्रीन, क्लियर, एवरग्रीन, एवरग्रीन,
क्लियर। तो एवरग्रीन क्रांति का भी ध्यान रखना, एवरग्रीन क्रांति क्या होती है और इसका रिलेशन किससे है। तो एवरग्रीन क्रांति का जो संबंध होता है ये खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता। ये चीज ध्यान रखना भैया, जो फूड है, क्लियर, फूड ग्रेन, खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ये चीज को ध्यान रखना। मीन्स फूड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों को बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो किसका है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन का है। और ये जो एवरग्रीन शब्द है ये ध्यान रखना भैया, एवरग्रीन रेवोल्यूशन या फिर क्रांति, ये जो शब्द दिया है ये शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन ने ये एवरग्रीन क्रांति शब्द दिया है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक सिल्वर रेवोल्यूशन होता है। सिल्वर मीन्स रजत। आया ना समझ में? आप इसको सिल्वर बोलो या रजत बोलो, एक ही है, क्लियर। तो आपको अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भैया सिल्वर या क्या बोल दे, रजत क्रांति, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, सिल्वर या रजत क्रांति जो है इसका रिलेशन किससे होता है? तो सिल्वर या रजत क्रांति का संबंध होता है कपास उत्पादन से, मीन्स कॉटन प्रोडक्शन से। हाँ, आप लोगों ने हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, किससे है? तो ये है अंडा उत्पादन से। हाँ बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों ने बता दिया। सिल्वर या रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है अंडा उत्पादन से। इस चीज को ध्यान रखना। और ये जो रजत क्रांति है, क्लियर, ये किसने शुरू की थी? तो जो भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनको कहा जाता है मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। मीन्स अब इंदिरा गांधी चूंकि फीमेल है तो इनको फादर तो कहेंगे नहीं, तो इनके लिए मदर वर्ड का यूज होता है कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन होती है उसकी मदर कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। इन्होंने भारत में ये रजत क्रांति की शुरुआत की। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, एक और ध्यान रखना, अगर सिल्वर फाइबर बोल दे, ये तो सिल्वर या रजत क्रांति है, लेकिन अगर ऐसा बोल दे सिल्वर फाइबर क्रांति, क्लियर, कौन सी क्रांति? सिल्वर फाइबर रजत रेशा क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति का अगर यहां पर आ जाए तो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है कपास से, कॉटन से, कॉटन प्रोडक्शन से। देखो, सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, और सिल्वर फाइबर क्रांति का अगर संबंध बोले तो इसका संबंध हो जा, हिंदी में अगर बोले तो रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कपास प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन से, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, एक और मैं यहां वर्ड बताता हूं, जैसे ये गोल्डन रेवोल्यूशन है, क्लियर। अगर यही आ जाए गोल्डन फाइबर, क्लियर, गोल्ड फाइबर रेवोल्यूशन या क्रांति, तो आप क्या करोगे? क्लियर, आपको यहां बोला है गोल्डन रेवोल्यूशन, जो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है शहद और बागवानी। लेकिन अगर यहां पर आपको स्वर्ण रेशा क्रांति अगर आ जाए, गोल्डन फाइबर क्रांति, तो इसका संबंध किससे है? क्लियर, नहीं, ये जो गोल्डन फाइबर क्रांति है ये है जूट उत्पादन। किससे है? जूट उत्पादन। ये चीज ध्यान रखना। गोल्डन रेवोल्यूशन तो आपका शहद और बागवानी से है, लेकिन गोल्डन फाइबर क्रांति मीन्स सुनहरा रेशा क्रांति अगर आ जाए तो वो है जूट उत्पादन से। जूट का रेशा गोल्डन कलर का होता है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो ये कभी कभी वो पूछ लेता है, आप इस चीज को ध्यान रखना। फिर एक और आता है पिंक, क्लियर, कौन सी? पिंक रेवोल्यूशन। पिंक
पिंक रेवोल्यूशन, ये भी ध्यान रखना भैया, पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो पिंक रेवोल्यूशन जो रिलेटेड होती है झींगा या फिर जिसको प्राण कहा जाता है, मछली जैसा ही एक जलीय जीव है, क्लियर, झींगा या प्राण, उससे रिलेटेड ये क्रांति है। झींगा बोलो या क्या बोलो इसको, प्राण, क्लियर, इससे रिलेटेड है पिंक क्रांति। तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी अगर मान लो झींगा या प्राण नहीं बोला है ऑप्शन में, तो फिर इसका संबंध भी किससे होता है? मांस उत्पादन से ही माना जाएगा। किसका? पिंक रेवोल्यूशन का। अगर ऑप्शन में झींगा या प्राण नहीं है तो आपका मांस उत्पादन ही आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में ऐसा पूछा था, क्लियर, पिंक रेवोल्यूशन का, लेकिन यह झींगा और प्राण दिया ही नहीं था, क्लियर। तो इस कंडीशन में वहां पर जो आंसर है वो मांस उत्पादन। क्यों? क्योंकि झींगा या प्राण आप किसके लिए उत्पादन कर रहे हो? तो मांस के लिए, क्लियर। तो कभी कभी वो ऐसा कंफ्यूज कर देता है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो नेक्स्ट आपका रेवोल्यूशन होता है वो है ग्रे, क्लियर, GRAY, ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन किससे होता है भैया? इसका रिलेशन किससे होता है ग्रे रेवोल्यूशन का? फटाफट बताओ आप मुझे, क्लियर। ग्रे हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है धूसर। क्या बोलते हैं? धूसर, धूसर क्रांति, क्लियर। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है बताओ फटाफट? हाँ, उर्वरक, फर्टिलाइजर, क्लियर। तो इसका रिलेशन किससे होता है? तो यह है फर्टिलाइजर, क्लियर, फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर या उर्वरक है, क्लियर, उर्वरक, क्लियर, फर्टिलाइजर या उर्वरक का प्रोडक्शन बढ़ाना, क्लियर। तो इसका आपका ये ध्यान रखना, फर्टिलाइजर या उर्वरक का प्रोडक्शन बढ़ाना, ये ग्रे रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। फिर एक क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लेता है अंबर, AMBER, अंबर रेवोल्यूशन। अंबर रेवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड है? तो अंबर रेवोल्यूशन का भी ध्यान रखना भैया, जो हनी बी होता है, क्लियर, हनी बी या जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी, क्लियर, मधुमक्खी पालन से ये जो है आपका अंबर रेवोल्यूशन का रिलेशन होता है, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर एक व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन तो भैया आप में से कई लोगों को पता होगा, क्लियर, व्हाइट रेवोल्यूशन या जिसको हम क्या बोलते हैं श्वेत क्रांति, क्लियर। तो श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति, इसका संबंध किससे है? हाँ, सफेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध या मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका ध्यान रखना, इसका ऑप्शन दूध उत्पादन भी दे सकता है। अगर दूध उत्पादन दे दे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो वो क्या दे देगा? वो बोल देगा डेयरी विकास। ये अगर दे दे तो भी आपका आंसर क्या है? वो करेक्ट होता है। आया ना समझ में? तो दूध उत्पादन या डेयरी विकास से इसका संबंध होता है, क्लियर। अब मैं व्हाइट रेवोल्यूशन, चूंकि वर्ड आया तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड, क्लियर, ये इसी का नाम है, ऑपरेशन फ्लड, मतलब भारत में दूध की नदियां बहाना, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। और व्हाइट रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ? तो ये 1970 में, जब इंडियन डेयरी कारपोरेशन की स्थापना की गई, क्लियर, IDC, इंडियन डेयरी कारपोरेशन की स्थापना की गई, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जो दूध से संबंधित है और जो भारत में चलाई गई। ये अलग अलग स्टेप में चलाई गई थी, क्लियर। तो पहला इसका जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है, तो वो ध्यान रखना भैया, ये 1970 से 1981 इसका फर्स्ट स्टेप था, लेकिन ये खत्म होने से पहले ही जो है ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप की अगर बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में आप ध्यान रखना 1978 से 1985, क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये तो 70 से 81 तक है, लेकिन यहाँ 1978 से क्या हो गया 85, मतलब 81 के बाद आना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो गया 1978 से शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है कि जब ये ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ तो ये सक्सेस अच्छा हुआ, तो जिसके कारण स्टेप पहला खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही दूसरा स्टेप भी शुरू कर दिया। तो ये खासकर ये सेकंड वाला जो स्टेप है इसका क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ना समझ में, इस चीज को आप ध्यान रखना।
उसके बाद थर्ड स्टेप जो था, तो थर्ड स्टेप जो चलाया गया है वो 1985 से 1994 तक ये थर्ड स्टेप चलाया गया था। तो इस प्रकार जो व्हाइट रेवोल्यूशन के वो 3 स्टेप हैं, खासकर दूसरे स्टेप का वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, कई बार यही पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन। क्लियर। और इसके जो जनक है वो आप सभी को पता है भैया, इसके जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। बहुत बढ़िया, आप लोग भी फटाफट बिल्कुल आंसर दे रहे हो। जो भी आपको पता हो इन चीजों के बारे में तो आप चैट सेक्शन में लिखते जाओ बिल्कुल। क्लियर। ऐसा नहीं कि मैं पूछूं तभी लिखना है, अगर आपको कुछ याद आ जाता है कि सर आपसे छूट रहा है, आपको अगर याद है तो आप भी लिख दो। हो सकता है मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ, एक आध चीज अगर मान लो कहीं से छूट जाती है तो आप लोग भी उसमें चैट सेक्शन में लिख दिया करो, ताकि मेरे को जैसे ही सामने आएगा मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। क्लियर। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन ध्यान रखना भैया। फिर आता है, हाँ नेक्स्ट आपका जो आता है गोल क्रांति, जिसको राउंड रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, राउंड रेवोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, राउंड रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आप, हाँ अभिनय पाटीदार जी ने फट से बोल दिया सर कि किससे है, वो है आलू से। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, किससे है, इसका रिलेशन आलू से। तो आलू से अगर भैया ये आपको, अगर आलू से इसका रिलेशन है तो आपको पता होगा कि जो 1843 में 1843 में, क्लियर, आपको आयरलैंड का अकाल याद आया होगा, जो कि आलू की पिछेती अंगमारी बीमारी के कारण फैला था। तो ये आलू की बात हुई तो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। तो ये राउंड रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो आलू प्रोडक्शन को बढ़ाने से है। फिर नेक्स्ट जो है वो है रेनबो। रेनबो का ध्यान रखना भी, आजकल इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा आता है। क्लियर। रेनबो रेवोल्यूशन, क्लियर, इसके बारे में बताओ। रेनबो, या इसको आप बोल सकते हो इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। क्लियर। तो ये ध्यान रखना भैया, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो होता है, सभी जितनी भी क्रांतियां आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जितनी भी क्रांतियां आपने पढ़ी है, उन सभी क्रांतियों का इकट्ठा करके सभी का विकास करना, सभी को बढ़ाना। आया ना समझ में, सभी पे कार्य करना और सभी को क्या करना, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना। क्लियर। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको रेनबो क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर आपका फिशिकल्चर, एपीकल्चर, साथ ही साथ आपका गन्ना प्रोडक्शन बढ़ाना, क्लियर, फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, क्लियर, और जो एनिमल हस्बेंड्री है पशुओं को बढ़ाना, पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ाना, इन सभी का मिला जुला जो रूप है वो है रेनबो रेवोल्यूशन में, मींस इंद्रधनुष क्रांति। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो है मैक्सिमम हमने जो रेवोल्यूशन है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, अब अगर देखो क्वेश्चन तो इससे आता है, ये तो फिक्स है, हर साल किसी ना किसी कंपटीशन, आप एग्रीकल्चर से कोई सी भी कंपटीशन देते हो तो यहाँ से तो क्वेश्चन वो कंपलसरी पूछता है। अब वो किसके बारे में पूछ ले तो हम लोग तो सब देख लिए हैं, अब आप उसको एक बार नोट कर लेना और उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताने की कोशिश करो आप। टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, वन क्रॉप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रोटेशन, या फिर फसल चक्र का अधिकतम लाभ पाने के लिए रोटेशन में एक फसल को शामिल किया जाना चाहिए। अब आप बताओ भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्या बात है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो आ गया है। क्लियर। तो यहां पर अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मींस दलहन फसल। हमको फसल चक्र में पल्स क्रॉप या दलहन फसल को शामिल करना है। क्लियर। क्यों करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्या इसका रीजन क्या है,
कि हम फसल चक्र में क्या करते हैं, दलहन फसल को शामिल करते हैं। क्लियर। अनाज वाली फसल तो ये तो रहती है, क्लियर, ये तो आप लगाते हो, क्लियर। साथ ही साथ तिलहन फसल ये भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नगदी फसल कैश क्रॉप ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन किसी भी फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन में हर साल जो 3 सीजन 3 या 4 क्रॉप आप लेते हो उसमें से एक क्रॉप कम से कम पल्स क्रॉप होनी चाहिए, दलहन फसल होनी चाहिए। आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो देखो पाटीदार जी ने फट से बता दिया, बोले नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्योंकि बार बार अगर आप दूसरी फसल लगाओगे तो किसी भी फसल में दलहनी फसल को छोड़कर किसी दूसरी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथियां नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में भूमि की उर्वरा शक्ति या भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर। और आपको ऊपर से जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर, वो ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, तो आपका खर्च भी ज्यादा होगा। साथ ही साथ भूमि की जो भौतिक संरचना है, जो भौतिक प्रॉपर्टीज उसकी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो घटती जाएगी। मतलब उसके जो गुण हैं वो घटते जाएंगे, उर्वरकता भी कम होती जाएगी और साथ ही साथ उत्पादकता भी कम होती जाएगी। तो हमको क्या करना है, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्लियर, क्या करना है, जो दलहनी फसल है उसको आपको वो फसल चक्र में आपको कम से कम दलहनी फसल तो लेना ही लेना है। आया ना समझ में? कोई फसल आप लो या मत लो, पल्स क्रॉप तो आपको उसमें रखना ही होगा। कारण क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको काय में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रेट में बदलकर वो पौधों को देता है। पौधों को नाइट्रेट के फॉर्म में ये नाइट्रोजन देता है। उसके बाद में क्या होता है, ये बदले में पौधे से क्या लेता है, भोजन लेता है। इस प्रकार जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैं आपको हल्का सा यहाँ समझाता हूँ, क्लियर। इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा वो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर जगह से एक क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझना। ये मान लो एक आपका पल्स क्रॉप है, या चना है, मूंग है, उड़द है, कुछ भी है, क्लियर। यहाँ पर जड़ों पर क्या होती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली क्या होती है, ग्रंथियां होती है। आया ना समझ में? नोड्यूल्स जिसको कहा जाता है। ये जो होती है, इनमें जो होता है वो होता है राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन जो पिंक द्रव है, मींस गुलाबी द्रव होता है इन ग्रंथियों के अंदर। उस गुलाबी द्रव के अंदर आप देखोगे तो आपको राइजोबियम जीवाणु मिलता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है, इस गैस को क्या करता है, नाइट्रेट, NO3- जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और आपको पता भी है अधिकतर जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। नाइट्रेट में बदलकर क्या करते हैं, पौधे इसको लेते हैं। और ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। कई लोग जो है ना सब कुछ तो याद रखते हैं लेकिन इसको मिस कर देते हैं, ये भूल जाते हैं, क्लियर। तो ये जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बदल रही, तो बीच में कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा क्या है कि ये नाइट्रेट में बदलकर पौधे को मिल रही है। बदले में ये पौधे को क्या करेगा, भोजन देगा। इस प्रकार जो नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु होता है वो क्या होता है, वो सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब फसल चक्र के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि क्रॉप रोटेशन से यहाँ क्वेश्चन आया है, तो क्रॉप रोटेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। जो क्रॉप रोटेशन होता है, जिसको हिंदी में फसल चक्र कहा जाता है, तो फसल चक्र जो होता है क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना, क्लियर। तो 3 चीजें याद रखना। निश्चित क्षेत्रफल है, एक फिक्स्ड एरिया है, एरिया आपको घटाना बढ़ाना नहीं है। फसल चक्र में एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ये 10 हेक्टेयर का बनाना है, तो वो 10 हेक्टेयर का ही आपको फसल चक्र बनाना है, क्लियर। और
निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय के लिए। अब आपका जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स होना चाहिए। एरिया तो फिक्स कर लिया आपने, अब ड्यूरेशन या समय अवधि भी फिक्स करो। क्लियर? तो आप ध्यान रखना कि भैया ज्यादा से ज्यादा जो फसल चक्र होना चाहिए कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 साल का। 4 साल से ज्यादा समय का फसल चक्र नहीं बनाया जाता है। और जनरली जो फसल चक्र शुरू किया जाता है तो फसल चक्र कौन से सीजन से बनाया जाता है? तो वो खरीफ के सीजन से बनाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये मोटा मोटा आपको ये जानकारी होना चाहिए। दूसरा, तो फसल चक्र का जो जनक कहा जाता है वो नॉरफॉर्क, एक वैज्ञानिक है नॉरफॉर्क, इनको ध्यान रखना भैया। नॉरफॉर्क 1730 में इन्होंने क्या किया है? फसल चक्र का जो कंसेप्ट ये दिया है। तो फसल चक्र का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉरफॉर्क नामक साइंटिस्ट को, ये फसल चक्र का जनक कहा जाता है। 1730 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था क्रॉप रोटेशन का, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन का सूत्र क्या होता है? तो क्रॉप रोटेशन का जो सूत्र होता है तो मैं यहां आपको लिख के बताता हूं, फसल चक्र। क्लियर? फसल चक्र जो होता है, फसल चक्र काय में निकलेगा? तो फसल चक्र आपका, इसका यूनिट भी ध्यान रखना, प्रतिशत में। फसल चक्र जो निकलता है वो प्रतिशत में निकलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि फसल चक्र की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो यूनिट इसकी होती है प्रतिशत या परसेंटेज। क्लियर? तो इसमें जो होता है क्या, ऊपर क्या आता है? तो फसल चक्र में फसलों की संख्या, पहला तो यहां ऊपर इसका आता है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र में फसलों की संख्या, कितनी फसलें ली है। क्लियर? दूसरा, अपॉन या बटे में क्या आता है? तो यहां आता है अवधि, आप इसको अवधि भी बोल सकते हो फसल चक्र की, या फिर क्या बोल सकते हो, समय, या फिर अवधि, समय, ड्यूरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। और ये क्या काय में लेना है आपको? तो ये लेना है वर्षों में, ईयर्स में। आया ना समझ में? आपको है नहीं कि आप 2 महीना 4 महीना का भी ले लो, नहीं। अगर 2 महीने 3 महीने भी फसल लगाई है और उसके बाद नहीं लगाई है तो वो 1 साल ही काउंट होगा। क्लियर? 1.5 साल भी नहीं होगा, 3.5 साल भी नहीं, 1 2 3 4 जो है वर्ष हमेशा पूर्णांक में चलेंगे यहाँ पे। क्लियर? अगर आप 1 साल में एक ही फसल लो तो भी, भले ही वो 2 महीने की लो, तो भी आपका पूरा काउंट होगा 1 साल। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान रखना। इनटू क्या लिखा जाता है इसमें? 100। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान रखना, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे अवधि या समय, जिसको हम वर्षों में काउंट करेंगे। अब यहाँ 2 चीज ध्यान रखना। यहाँ मैं अगर फसल चक्र में फसलों की संख्या की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ आपको कौन सी चीज नहीं लेना है? आप उसको भले ही फसल चक्र में रखो लेकिन आप उसका नंबर नहीं गिनोगे। क्लियर? तो ऐसी कौन है? जो फैलो लैंड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परती भूमि। क्लियर? परती भूमि, आपने जैसे मान लो 2 महीने 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ रखा है तो वो फैलो लैंड होता है, जिसको परती भूमि कहा जाता है। उसको यहाँ गिनती नहीं करना है। क्लियर? किसमें? फसलों की संख्या में। दूसरा, आपको यहाँ पर अगर मान लो आपने क्या लगा दी, आपने हरी खाद अगर लगाई है, क्या लगाई है? हरी खाद, तो हरी खाद की फसल को भी आपको इसमें गिनना नहीं है। क्लियर? यहाँ जो नंबर्स हैं, प्रति भूमि को भी आपको नहीं लेना है, साथ ही साथ हरी खाद को भी यहाँ काउंट नहीं करना है इस गिनती में। समझ में आया ना? लेकिन इनका जो समय है, ड्यूरेशन है, वो आपको गिनना है। आया ना समझ में? समय जो आ रहा है, समय को गिनना है। क्लियर? सीजन को भी गिनना है, लेकिन इनकी संख्या को हम नहीं गिनेंगे। तो संख्या में नहीं लेंगे, लेकिन समय में आप इन दोनों को काउंट करोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। तो यह होता है आपका फसल चक्र और फसल चक्र का सूत्र। अब एक बात ध्यान रखना, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, ये अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। क्लियर? जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वर्षा आश्रित क्षेत्र। क्लियर? ये ध्यान रखना, मतलब ऐसे क्षेत्र जो शुष्क हैं, ड्राई हैं, या फिर जहां बारिश बहुत कम होती है, या फिर वर्षा आश्रित, मतलब जहां पर केवल वर्षा पे ही क्या हो रही है? खेती डिपेंड हो रही है, बाकी पानी का साधन बिल्कुल भी नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर देखोगे तो आपका जो फसल चक्र सघनता आएगा वो कितना आएगा? वो 100% आएगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों क्षेत्र में हम केवल वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल ही लेंगे, रबी और जायद में कोई फसल नहीं लेंगे। क्लियर? तो फसल भी साल में एक ही लेंगे वर्षा ऋतु में, और अगर एक फसल एक साल में ले रहे हो तो एक फसल की संख्या 1 बटे वर्ष या समय 1 गुणा 100, तो आपका 100% ही आएगा। आया ना समझ में? ये आएगा फसल चक्र सघनता। दूसरा अगर हम देखें मीन्स सघन खेती अगर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सघन खेती। क्लियर? सघन खेती समझते हो आप? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब बिल्कुल आप खेत को खाली नहीं छोड़ रहे हो, एक फसल कटी दूसरी लगा दी, दूसरी कटी फिर तीसरी लगा दी। तो सघन खेती अगर आप कर रहे हो तो यहाँ आपकी जो क्रॉप रोटेशन फसल चक्र सघनता क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 200% से अधिक। मान लो आप सघन खेती कर रहे हो, बिल्कुल खेत को खाली नहीं छोड़ रहे हो, एक के बाद एक फसलें ले रहे हो, तो आपका जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फसल चक्र सघनता आएगा वो 200% या इससे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आप क्या है टाइम ड्यूरेशन, एक साल में कम से कम 2 फसलें तो ले रहे हो आप, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन कम से कम 2 ले रहे हो। फिर तीसरा ध्यान रखना जो रिले क्रॉपिंग होता है, रिले क्रॉपिंग, इसके बारे में भी ध्यान रखना भैया। रिले क्रॉपिंग जो होता है इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो फसल चक्र सघनता आएगा, जिसको रिले क्रॉपिंग का ही एक और रूप होता है ओवरलैपिंग। क्लियर? तो रिले क्रॉपिंग में आपका फसल चक्र सघनता आएगा वो आएगा 400%। क्यों आएगा 400%? कारण क्योंकि रिले क्रॉपिंग में आपका सीधा डेफिनेशन होता है कि एक वर्ष में आप कितनी फसलें लेते हो? 4 फसलें लेते हो। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो आता है रिले क्रॉपिंग का 400% आएगा। रिले क्रॉपिंग की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी कि एक वर्ष में कम से कम कितनी 4 फसलें लेना, उसको रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्लियर? और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फसल चक्र सघनता होती है वो कभी भी 100% से कम नहीं आएगी। आया ना समझ में? 100% से कम नहीं आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये फसल चक्र के बारे में आपको कुछ जानकारी मैंने दी है। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखो कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है। उल्टा कैसे? आप मुझे बताना भैया। क्लियर? अगर मुझे 150%, मैंने आपको चलो क्वेश्चन दे दिया है 150% फसल चक्र गहनता, 150% फसल चक्र गहनता मुझे चाहिए, तो आप बताओ मैं कितने समय में कितनी फसल लूंगा? आया ना समझ में? आप लोग बताने की कोशिश करो। 150% फसल चक्र सघनता है तो कितने समय में कितनी फसल लेंगे? फटाफट बताओ। हाँ, अभिनय पाटीदार जी ने बताया 3 फसल 2 वर्ष में। हाँ, तो यहां पर आपका सीधा हो जाएगा फसलों की संख्या कितनी? इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया कि 3 फसलें 2 वर्ष में, तो फसलों की संख्या 3, समय कितना? 2 वर्ष गुणा 100। क्लियर? हम इसको अगर देखेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1.5, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150% क्या हो जाएगा? आपका फसल चक्र सघनता आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भैया। तो कभी कभी अगर ऐसा उल्टा क्वेश्चन दे कि 150% फसल चक्र गहनता प्राप्त करने के लिए क्या सही है, तो सही क्या है? आपका सीधा रहेगा कि 2 वर्ष में 2 साल में कितनी फसलें लें? 3 फसलें लें। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपका फसल चक्र से रिलेटेड मैंने काफी कुछ आपको यहां पर जानकारी दे दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। भारत में खालिस्तान की मोनोक्रॉपिंग बहुत सामान्य है, या फिर इन इंडिया मोनोक्रॉपिंग ऑफ इज वेरी कॉमन। फर्स्ट है मस्टर्ड या सरसों, सेकंड है चावल जिसको राइस कहा जाता है, थर्ड है पोटैटो या आलू, और चौथा है जूट। क्लियर? तो आप फटाफट बताओ भैया इसका क्या आंसर रहेगा। चलो ठीक, तो यहां हम आंसर देखते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। भारत में खालिस्तान की मोनोक्रॉपिंग बहुत सामान्य है। तो पहले हमें यह समझने के लिए मोनोक्रॉपिंग को समझना पड़ेगा कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, व्हाट इज द मोनोक्रॉपिंग। क्लियर? तो मोनोक्रॉपिंग जो होता है उसका डेफिनेशन पहले आपको देखना पड़ेगा कि मोनोक्रॉपिंग क्या है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है।
एक मोनोक्रॉपिंग भी होता है, एक मोनोकल्चर भी होता है और एक सोल क्रॉपिंग भी होता है। ये 3 टर्म ऐसी है जिनमें आप आपस में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप इसको पता करो कि मोनोक्रॉपिंग है क्या। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एक वर्ष में केवल एक फसल लेना। क्लियर? मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक वर्ष में केवल एक फसल लेना। क्लियर? ये होता है मोनोक्रॉपिंग। क्लियर? तो मोनोक्रॉपिंग में अगर देखो तो भैया भारत में कौन सी ऐसी फसल है जिसको जनरली एक साल में कुछ क्षेत्रों में, पूरे भारत में नहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर एक साल में केवल एक ही बार लेते हैं, बाकी वो रबी और जायद में कोई फसल नहीं लगाते। क्लियर? तो ऐसे अगर हम पूर्वोत्तर राज्य अगर देखें, असम, मेघालय, मणिपुर, क्लियर, उधर के राज्य अगर देखें तो उधर केवल खरीफ में क्या करते हैं, जनरली केवल चावल लेते हैं। क्लियर? बाकी दूसरी फसल वो नहीं लेते क्योंकि वहां सिंचाई का साधन उतना पर्याप्त नहीं है। तो वो क्या करते हैं, साल में केवल एक ही बार अपनी फसल लेते हैं और जनरली क्या लेते हैं, वो धान या चावल लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका मोनोक्रॉपिंग के लिए बेस्ट आंसर जो रहेगा वो चावल है। सरसों अधिकतर आप देखो तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले बेल्ट में होता है और इधर जो है सरसों जो है, ऐसा नहीं है कि साल में केवल सरसों लेते हैं, सरसों के अलावा गेहूं और दूसरे भी है, यहाँ पर आपके मक्का है, कुछ क्षेत्रों में कॉटन भी लगाया जाता है, तो होता है। आलू जनरली आप देखते हो जो ठंडे रीजन है, हिमाचल प्रदेश है, आपका जो मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, इधर आलू की खेती, उत्तर प्रदेश बहुत आलू होता है। क्लियर? फिर जूट तो पश्चिम बंगाल में या इधर जो है ये भी आपका जो क्रॉप है। क्लियर? इसके अलावा भी दूसरी क्रॉप ली जाती है। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर है सर, गन्ना की फसल भी मोनोक्रॉपिंग का उदाहरण है? नहीं है भैया, गन्ना की फसल मोनोक्रॉपिंग का उदाहरण नहीं है। आपको या तो खरीफ, रबी या जायद में से अगर कोई सी फसल ऐसी है जो आप साल में एक बार लगा रहे हो केवल, क्लियर, और एक सीजन में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, बाकी जो सीजन होते हैं उसमें खेत खाली छूटा रहता है, आया ना समझ में, उसको कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना। तो गन्ना तो चूंकि भैया 11-12 महीने की फसल होती है, वो तो पूरे साल ही खेत में खड़ी रहती है, कोई सीजन खाली नहीं है खेत, आया ना समझ में, तो उसको आप मोनोक्रॉपिंग नहीं कहोगे। या आपका मोनोक्रॉपिंग का उदाहरण है चावल या राइस। क्लियर? तो डेफिनेशन ध्यान रखना भैया, मोनोक्रॉपिंग एक वर्ष में केवल एक फसल लेना। क्लियर? दूसरा ये ध्यान रखना, जो मोनोकल्चर होता है, मोनोकल्चर के बारे में भी पता होना कि मोनोकल्चर क्या है। तो मोनोकल्चर ये होता है एक वर्ष में एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार लेना। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? मतलब आपने जो खरीफ में लगाया वही आप क्या करोगे, रबी में लोगे, और वही क्या है, जायद में भी लोगे। मतलब एक ही फसल को आप क्या कर रहे हो, बार बार लगा रहे हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, मोनोकल्चर कहेंगे। तो मोनोकल्चर का उदाहरण सबसे बेस्ट, मोनोकल्चर का उदाहरण भी यही है सबसे बेस्ट, मोनोक्रॉपिंग का भी यह है, मोनोकल्चर का भी यही है। क्लियर? आप अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में जो है धान लगाते हैं खरीफ में, फिर धान निकलने के बाद फिर धान लगाते हैं, और फिर धान निकलने के बाद फिर वापिस धान ही लगाते हैं, जायद में भी, तीनों सीजन में यहाँ धान लगाते हैं। क्लियर? तो ये आपका मोनोकल्चर का उदाहरण होता है। क्लियर? एक होता है सोल क्रॉपिंग, तो वो भी ध्यान रखना भैया, सोल क्रॉपिंग। तो सोल क्रॉपिंग का भी ध्यान रखना। सोल क्रॉपिंग क्या होता है, तो अगर मान लो आप किसी खेत के अंदर क्या कर रहे हो, किसी फसल की कोई प्योर वैरायटी लगा रहे हो, शुद्ध किस्म लगा रहे हो, इसमें आपको क्या लगाना है, खेत में क्या लगाना है, शुद्ध किस्म या वैरायटी।
क्लियर। अगर आप खेत में क्या कर रहे हो, उस फसल का अगर प्योर वैरायटी या शुद्ध किस्म लगा रहे हो तो तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको सोल क्रॉपिंग कहेंगे। तो ये मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर दोनों का एग्जांपल मैंने आपको बताया चावल ही होता है, ये ध्यान रखना। और सोल क्रॉपिंग जो होता है ये प्योर वैरायटी लगाने को कहा जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द गार्डन क्रॉप्स इज रिफर्ड एज। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उद्यान फसल से संबंधित है उसे कहते हैं। आया ना समझ में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो भैया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करो, आप आराम करो, बढ़िया। जो भी लेक्चर आपका हो गया, आपने अगर इसके नोट्स बनाए तो एक बार आप क्या करो, इसको रिवाइज कर लेना। तो ठीक है, कल इसी समय पर 8:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मिलते हैं फिर कल इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।